अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, जिसमें होती हैं इल्म दानाई की बातें और शिरकत करते हैं शहर के दानिश्वर हजरात, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। सामीन, आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन झंग के सीनियर एडवोकेट जनाब मोहतरम राना शेर अली भोन साहब। राना शेर अली भोन साहब सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर हैं और एक्स सेक्रेटरी जनरल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन झंग भी हैं। इस प्रोग्राम का एहतमाम करने का मकसद ये है कि हम वकला के करियर काउंसलिंग करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई, शुक्रिया सर। जैसा कि मैंने ये कहा कि वकला का मुस्तकबिल ख़तरे में है और मेरे नॉलेज में भी ये चीज़ आ रही है कि जिस तरह वकला कम्युनिटी बहुत पीक पे जा रही है, इसकी स्ट्रेंथ को कम करने की साजिश की जा रही है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? शुक्रिया आसिफ भाई, आपकी मेहरबानी, आपके इस इदारे का शुक्रिया। मुझे एक दफ़ा फिर मौका मिला कि मैं आपके साथ या अपने ख़यालात जो हैं वो शेयर कर सकूं। जहाँ तक आपके क्वेश्चन का तल्लक है, जब भी इस मुल्क के अंदर या हमारे मुआशरे के अंदर कोई ऐसा वक्त आया तो ये एक ऐसी कम्युनिटी है वकला की जो कि स्टैंड करती है किसी इदारे की इलीगैलिटी के ख़िलाफ़, किसी वक्त के आमिर के ख़िलाफ़ या किसी भी हुक्मरान के ख़िलाफ़। तो ये एक मजबूत और मुनज़्ज़म जो एक ऐसा इदारा है वकला कम्युनिटी, जो उसके सामने खड़े होते हैं और लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अब जब कोई और ताकत उनके आगे खड़ी नहीं होती तो सिर्फ वकला हैं जो उनके सामने खड़े होते हैं। तो इनको कम करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो टैक्टिक्स हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से या इदारों की तरफ से, वो ऐसे किए जा रहे हैं कि वकला की जो तादाद है इसको फ्यूचर के अंदर कम से कम किया जाए जी। उसकी मिसाल ये है कि नौजवान वकला जब इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं तो उनके ऊपर मुख्तलिफ टेस्ट की सूरत में एक ऐसी कदगन लगाई जा रही है जिनका कोई जवाब नहीं बनता, वो लगा के कि ताकि कम से कम लोग जो हैं इसके अंदर आएँ और उनकी हौसला शिकनी की जाए। तो सर, ये एक जिस तरह एक लॉ गेट है, एक टेस्ट रखा गया है, वो भी इसी की एक सूरत हाल है कि वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर चाहते हैं कि इस कम्युनिटी को कमज़ोर किया जाए और इनको किसी तरीके के साथ कंट्रोल किया जाए, कि किसी एक जगह पे बैठ के इनको कंट्रोल किया जाए कि ताकि ये हमारी हुकूमतों के अंदर, हमारे मामलात जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके अंदर ये मुदाखलत ना। यानी कि लॉ गेट टेस्ट जो है ये वो लॉ ग्रेजुएट जो फ्रेश लॉ करके आता है और लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, मगर उसे लॉ गेट क्वालिफाई पहले करना पड़ेगा, फिर पंजाब बार काउंसिल उसको लाइसेंस देगी। लेकिन सर, ये लॉ गेट आखिर क्या बला है जिसकी वजह से जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है वो इस कदर घबराया हुआ है? आसिफ भाई, इसमें ये था कि एक्चुअल ये जो LLB, कोई भी नया जो वकील बनना चाहता है वो LLB पास करने के बाद हमारी पंजाब बार काउंसिल उसको लाइसेंस जारी करती है कि आप एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं पंजाब में किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो वहाँ पे एक नॉर्मल सा पंजाब बार एक टेस्ट लेती थी आज से कुछ अर्सा पहले। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि एक लॉ गेट टेस्ट जो है 100 नंबर का मुतारफ़ कराया है, जिसके अंदर लॉ के अलावा जनरल नॉलेज, इंग्लिश और इस किस्म के उसके अंदर वो सब्जेक्ट भी रख दिए हैं। तो अब उसका कोई जवाब नहीं बनता। इस लिहाज से ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं है जैसे CSS क्वालिफाई करने के लिए पहले वो टेस्ट देना पड़ता है। हाँ जी, ये ऐसे इसलिए किया है कि 3 साल का एक बंदे ने लॉ किया, उसने लॉ के सारे सब्जेक्ट पढ़े। अब उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है कि आपने उसको 3 साल के बाद लॉ का जो ग्रेजुएट वो डिक्लेयर कर दिया, तो आगे से टेस्ट ले रहे हैं 100 नंबर का। लेकिन सर, अब तो सुनने में ये भी आया है कि पंजाब बार काउंसिल ने 5 साल का लॉ ग्रेजुएशन कर दी है। सर, लॉ की डिग्री तो जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, HEC की पॉलिसी है कि पहले 3 साल थी, अब 5 साल कर दी है। जी सर। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि 3 साल आपने पढ़ा लिया, 5 साल पढ़ा लिया, एक स्टूडेंट पास करके आ गया है, अब उसको जब आपने लाइसेंस जारी करना है कि वो प्रैक्टिस करे, उस वक्त आपने ये टेस्ट की कदखन लगाने की कोई जवाब नहीं बनता कि जब उसने लॉ पास कर लिया 3 साल या 5 साल के बाद, तो अब उससे ये किस किस्म का टेस्ट आप ले रहे हैं जिसके अंदर आप इंतहाई
मुश्किल किस्म के इर्रेलेवेंट किस्म के क्वेश्चन ला आते हैं, इस इर्रेलेवेंट किस्म के सब्जेक्ट की वहाँ MCQs आ जाते हैं जो कि एक लॉ ग्रेजुएट जो है उसकी फील्ड की ही नहीं है। अगर वो 5 साल लॉ पढ़ के आता है तो इट्स मीन कि वो इतना एलिजिबल है कि वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। उसके लिए लॉ गैट जो कि गैर ज़रूरी उसमें सिलेबस शामिल कर दिया गया है, ये ठीक नहीं है। और ये सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स के साथ नाइंसाफ़ी है, जबकि अगर कोई इंजीनियरिंग करता है या MBBS डॉक्टर है तो उसको इस तरह का कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता। सर, एक प्रोफेशनल डिग्री जो एक स्टूडेंट हासिल कर लेता है तो उस प्रोफेशन के अंदर उसको आने का मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस करे। अब हमारे साथ, हमारे नौजवान वकला के साथ ये ज़्यादती हो रही है कि उसने 3 साल प्रोफेशनल डिग्री की, उसके ऊपर ये एक सख्त किस्म का टेस्ट लिया जा रहा है उससे। अब एक डॉक्टर आता है, उसने MBBS किया तो उसके ऊपर कोई टेस्ट नहीं है जी सर, वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। एक इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग काउंसिल से उसे कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं, स्ट्रेट अवे वो अपना लाइसेंस हासिल कर लेता है। तो यहाँ पे एक हमारी जो सोच है और हमारी जो इसमें बनती है तो यही है कि एक साजिश है जिसके तहत इस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है कि इसको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, इस किस्म की सख्तियाँ लगाकर। जबकि स्टूडेंट एक जो 3 साल की डिग्री लेके आता है उसको मौका मिलना चाहिए कि एक सिंपल सा उसको कार्ड आप जारी करें। हाँ, आप ये पाबंदियाँ लगा रहे हैं, या तो आप उसके बदले में वकला को कुछ पे कर रहे हैं या कोई इंसेंटिव दे रहे हैं सोसाइटी, यहाँ तक के वकला कॉलोनी जो है वो तो अब तक जो है इनको अलाट की नहीं गई। जो हमारे साथ एक वादा है, अदलिया से भी इसकी, सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंदर डायरेक्शन दे चुकी है और पाकिस्तान बार भी इसके अंदर वो कह चुके हैं कि हम वकला के लिए गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करेगी और इनको जो कॉलोनीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अता की जाएंगी। तो इतने साल हो गए हैं, 20 साल पहले का ये वादा है और आज तक किसी कॉलोनी की मंजूरी नहीं दी गई है, ना पे वहाँ पे किसी को फैसिलिटेट किया गया है। सर, ये तो रेजिडेंस इशू है ना, सबसे बड़ा इशू है लॉ ग्रेजुएट का, एक एडवोकेट का प्रैक्टिस करना। और अगर उसको प्रैक्टिस करने के लिए चैम्बर ही अलाट न करे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसके लिए चैम्बर ही अवेलेबल ना हो, तो वहाँ वो बैठकर अपनी प्रैक्टिस कैसे कर सकता है? तो इसके लिए भी तो कोई एक्टिविटी नहीं की जा रही। सर, यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसी भी प्रोफेशनल जो है, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है या लॉयर है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसका रिस्पेक्टेबल एक सीटिंग की प्लेस होनी चाहिए। जी सर। मुआशरे के एक आम शहरी ने उस तक अप्रोच करना है, उसने इंसाफ की फराहमी करनी है, उसमें मदद फराम करनी है आम शहरी को, तो उसके लिए बाइज़्ज़त जो सीटिंग है उसके पास होनी चाहिए। और वैसे भी स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक पर्सन जो इंसाफ की फरहमी तक मदद फराम कर रहा है तो उसके लिए उसका बाइज़्ज़त तौर पर उसका ऑफिस जो है वहाँ पे कचहरी के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चैम्बर बना के क्या देना, तो वकला के लिए जगह ही अवेलेबल नहीं दे रहे। अगर गवर्नमेंट जगह दे दे कि चैम्बर्स खुद बना ले तो वकला वो किसी हद तक अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जगह की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। गवर्नमेंट उसके अंदर किसी किस्म का कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है कि लोगों को वहाँ पे एक चैम्बर्स की जगह जो है वो दे दें और लोग अपने तौर पर वहाँ पे जो है जो चैम्बर्स हैं उनको तमीर करके अपना रोज़गार जो है वो रोज़ी का एक उनका वो भी हो जाएगा और लोगों को भी वहाँ पे फैसिलिटेट अच्छे तरीके से किया जा सकता है कि जो आम लिटिगेंट हमारे पास आते हैं कचहरी के अंदर उनकी भी मदद हो जाएगी कि वो आसानी के साथ अपने जो भी उनके वकला हैं उनके साथ वो आसानी से बैठ के वहाँ पे उसके ऊपर अपने मसाइल के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। सर, आपकी क्या ओपिनियन है कि पंजाब बार काउंसिल को लॉयर्स के लिए कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी या क्या पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए जिससे इनका फ्यूचर सिक्योर रहे? सर, इसमें बड़ी चीज़ें हैं जो कि पंजाब बार काउंसिल को करनी चाहिए। जी सर। एक तो ये जो दरीना मसला है चैम्बर्स का, किसी किस्म की सर्टन पंजाब बार काउंसिल जो है चैम्बर्स के हवाले से कोई फैसिलिटेट नौजवान वकला को नहीं कर रही। अपनी मदद आपके तहत जो हैं वो यंग वकला आते हैं, किसी न किसी चैम्बर्स में एडजस्ट होते हैं सीनियर के पास और फिर आगे उसको अपने बिहाफ के ऊपर ऑफिस को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब और दूसरा, हमारी तो इसके अंदर मेरी राय ये है कि पंजाब बार काउंसिल को एक ऐसा फ़ंड जनरेट करना चाहिए नौजवान वकला को के लिए कि जब वो 2-3 साल अर्ली आते हैं, उनके पास केसेस नहीं होते, उनको सीखने का टाइम होता है,
तो वो फंड उस वक्त मंथली बेस पे उनको कोई ना कोई चीज़ ऐसी मंथली बेस पे उनको प्रोवाइड किया जाए कि उसकी इतनी लिमिट है, उनको तनख्वाह टाइप आप कह सकते हैं, ये फंड में से पैसे दिए जाएं उनको, ताकि वो अपनी आए रोज़ उनको कमी महसूस न हो कि हम इस फील्ड में आए, हमारा रोज़गार ही नहीं आ रहा। सर तो ये स्टेप जो है पंजाब बार काउंसिल को इस किस्म के इनिशिएटिव लेने चाहिए कि इस फील्ड के अंदर नए आने वाले लोगों को हौसला मिले और वो बेहतर परफॉर्म इसमें सर कथाकलाप में माफ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते हैं, खा वो जंग है, टोबा है, लाहौर है, गुजरात, साहिवाल, गुजरांवाला, जहाँ जहाँ भी हैं, इनको भी तो चाहिए कि ये अपने लॉयर्स के लिए और ख़ास तौर पे यंग लॉयर्स के लिए इस तरह की जो है वो फैसिलिटी खुद से एक बजट अरेंज करके उनको मुहैया करें। सर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो बार्स होती हैं उनके पास डायरेक्ट सिवाय इसके कि एक हमारा जो फंड होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो वकला ही बेसिकली मंथली तौर पर उसके अंदर जमा करवाते हैं, जी सर, तो उनके पास कोई ऐसा फंड इतना अवेलेबल नहीं होता। या तो गवर्नमेंट डायरेक्ट उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट बार को फैसिलिटेट करे या तहसील बार्स को करे, या फिर पंजाब बार जो है हमारी जो अथॉरिटी है उसके पास होता है कि वो फंड जनरेट कर सर उसके लिए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदे होते हैं, जो आजकल उसका इलेक्शन भी हो रहे हैं मेंबर पंजाब बार काउंसिल, तो वो हमारे ही शहर की सीट से वो मेंबर पंजाब बार काउंसिल बनते हैं, तो क्या उनका इसमें क्या करैक्टर हो सकता है? सर वो पंजाब बार में हमारी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। जी सर। उनको चाहिए कि जब वहाँ पे जनरल हाउस मीटिंग्स होती हैं या अदर कमेटीज़ के अंदर होती हैं, तो वहाँ पे नौजवान वकला जो हैं या जनरल कचहरी के अंदर जो मसाइल हैं उनको वहाँ पे डिस्कस करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कचहरी के अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, उसकी फराहमी के लिए लोगों के जो बैठने की जगह है उसके लिए कोई फ़ंड लेके आना चाहिए, या जनरल कचहरी के अंदर सफाई के हवाले से वहाँ पे वो मसाइल उजागर कर सकते हैं, या दूसरा उसके अंदर वकला के चैम्बर्स के हवाले से वो कर सकते हैं, या वकला की मेडिकल फैसिलिटेशन के हवाले से वो कर सकते हैं। उसके बाद वकला के बच्चों की एजुकेशन के हवाले से डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर जो फीसेज लेस करवाने का मामला तो उसके ऊपर वो डिबेट कर सकते हैं कि वहाँ पे मसाइल हैं, इतने बारोज़गार नहीं है वकला कि ये तमाम जर्नल जो उनकी ज़िंदगी के मामलात एक्सपेंसेस हैं वो बर्दाश्त कर सके। उसके अंदर वो कोई ऐसी सजेशन दे सकते हैं पंजाब बार को जो कि बड़ी हेल्पफुल हो सकती हैं हमारे नौजवान वकला के लिए डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। तो इनका एक राइट बनता है कि वहाँ पे ये अपने ज़िला की आवाज़ उठाएं, जो वकला के मसाइल हैं इनको वहाँ पे एजिटेट करें वहाँ पे फोरम के ऊपर। सर मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। अगर पंजाब बार काउंसिल सिलेबस की टाइम पीरियड एग्ज़ाम तक के लिए 3 साल के बजाय 5 साल का कर दिया और फिर ला गैट की भी एक कंडीशन रख दी गई, तो फिर इनको जब लाइसेंस इशू करते हैं ये लॉ ग्रेजुएट्स को, तो उनको फैसिलिटीज़ भी साथ साथ मुहैया करनी चाहिए। लाइसेंस के साथ ही फैसिलिटीज़ भी जो है वो साथ मुहैया करनी चाहिए। सिर्फ सख्तियों तक नहीं रहना चाहिए, टफ टाइम नहीं देना चाहिए, बल्कि फैसिलिटेट भी करना चाहिए। आप बजा फरमा रहे हैं वासिफ भाई कि जो अथॉरिटी हमें लाइसेंस देती है वो कोई फैसिलिटेशन तो मैंने पहले बता दिया कि उसके अंदर किसी किस्म की नहीं है। और फिर ये जो इस दफ़ा हुआ है 2018 के अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने ये सख्ती कर दी कि 50 नंबर लॉ गेट में से आपने नंबर ले के उसको लाइसेंस जारी करना है। जी। तो उस वक्त ये जो हमारे नुमाइंदे हैं पंजाब बार के, पाकिस्तान बार के, सुप्रीम कोर्ट बार है, हाई कोर्ट बार है, किसी ने सुप्रीम कोर्ट के आगे ये एजिटेट नहीं किया कि नौजवान वकील 3 साल लॉ करने के बाद आता है और उसको हम लाइसेंस जारी करते हैं। वहाँ पे अब ये कैसा टेस्ट आप रख रहे हैं जिसके अंदर लोगों को आप उनके पास अब क्या ऑप्शन है कि आप लाइसेंस जारी नहीं करेंगे, वो डिग्री लेके आके बैठा है कि मैं प्रैक्टिस करूँगा, आप आगे से लाइसेंस के लिए कदखन लगा रहे हैं कि 50 नंबर लेके आए, उसमें से 100 में से जो लॉ गेट रख रहे हैं और वो भी ऊपर से आउट ऑफ सिलेबस आप कंडक्ट करवा रहे हैं। तो ये उस वक्त हमारे जो इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं, मेंबर्स पंजाब बार काउंसिल्स हैं, इनका ये बनता था कि ये सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे एजिटेट करते कि ये आप ज्यादती कर रहे हैं, ये ऐसी कदखान आप ना लगाएं। तो प्रॉब्लम ये है कि उस जजमेंट के ऊपर किसी ने आज तक तवज्जो नहीं दी। आज पंजाब के अंदर कम से कम 4 से 5 हज़ार ऐसा लॉ ग्रेजुएट है जो कि अब इस परेशानी के अंदर है कि हमारा मुस्तकबिल अब क्या है। हमें अब ना लाइसेंस दिया जा रहा है
और ना ही हम उसके बाद किसी और साइड पे जा सकते हैं कि हम उसके अंदर क्या करें कि डिग्री की प्रैक्टिस के लिए 3 साल और आज हमें लाइसेंस भी पंजाब बार कौंसल जारी नहीं कर रही। तो ये भी एक तरह से पंजाब बार के जो नुमाइंदगान हैं जिनको हम वोट देते हैं, मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहाँ पे हमारे नौजवान वकला का दिफा करें। तो इसके अंदर एक उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उन्होंने पूरी नहीं की और आज ये मसाइल जो हैं ये हमारे सामने खड़े। एज अ मीडिया पर्सन खुद की ओपिनियन ये है कि अगर इन्होंने लॉ गैट की कंडीशन इस टेस्ट की रख भी ली है तो फिर इसका सिलेबस जो है, इस टेस्ट का क्राइटेरिया लॉ ग्रेजुएट के सिलेबस जो लॉ का पढ़ाया जाता है 5 साल उसमें से रखना चाहिए, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होना चाहिए। इस दफ़ा सर जो टेस्ट हुआ है आसिफ भाई लॉ गैट का, उसके अंदर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिनका जो आगे ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन ही गलत हैं। जी जी, या क्वेश्चन गलत है या उनके नीचे ऑप्शन है वो इररेलेवेंट है, तो उनका डाल देना बीच के अंदर और फिर HEC उसकी रिस्पॉन्सिबल भी अब नहीं बन रही। हाई कोर्ट के अंदर एक रिट फाइल की गई है जिसके अंदर HEC ने कहा कि अब इसके अंदर हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो पेपर दे दिया उसी के अंदर। अब कम अज़ कम एवरेज जो स्टूडेंट्स ने नंबर लिए हैं वो 40 लिए हैं 100 में से। अगर 10-12 गलत क्वेश्चन हैं, हमारा उसके अंदर मशवरा क्या है कि आप 10 नंबर ग्रेस मार्क्स उनको दे दें ताकि जो 50 नंबर लेगा उसको कम अज़ कम लाइसेंस तो जारी हो जाए। जी सर। तो आउट ऑफ क्वेश्चन सिलेबस के नंबर उसमें डाले गए हैं, क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं और लॉ के वो क्वेश्चन है जो यहाँ पे सिटिंग मेंबर पंजाब बार बैठे हैं, जब पाकिस्तान के नुमाइंदगान बैठे हैं। मेरा ख्याल में इतने डिफ़िकल्ट प्रोसीजर के क्वेश्चन है जो आम स्टूडेंट से पूछे जा रहे हैं, वो खुद जवाब नहीं दे सकते पेपर बनाने वाले। एक नौजवान लड़का उसका किस तरह से जवाब देगा? सर मेरा लास्ट इस प्रोग्राम में लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसा कि हमारा आज का अनुमान ये था कि वकला का मुस्तकबिल ख़तरे में है, इन यंग लॉयर्स के मुस्तकबिल को ब्राइट करने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है कि इस खतरे से कैसे बाहर निकला जा सकता है? सर इसके अंदर मेरी पहली सजेशन ये है कि एक स्टूडेंट जब लॉ के अंदर एडमिशन लेना चाहता है, जिस उसके ऊपर एक टेस्ट रख दें, जिस तरह का एक लॉ असेसमेंट टेस्ट है आप भी। जी सर। अगर वो क्वालिफाई करता है तो उसको लॉ में एडमिशन दे दें, अगर वो नहीं करता तो वो किसी और फील्ड में चला जाएगा। अब एक उसने LLB में एडमिशन आपने दे दिया, उसने एडमिशन ले लिया, उसने 3 साल 5 साल का लॉ पास कर लिया। पास करने के बाद इतना मुश्किल टेस्ट जो है गैट, ये नहीं होना चाहिए जी। ये इसका ख़ात्मा होना चाहिए। और अदरवाइज अगर आपने कंडक्ट करवाना भी है तो मेरिट के ऊपर आसान रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ लें नौजवान वकला से, और उसके अंदर पासिंग मार्क्स मैक्सिमम 40 जो है वो होने चाहिए, ज़्यादा 50 वाली बात नहीं है, वो रख के तो उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। दूसरा सर, जब एक नया वकला इसके अंदर आ जाते हैं तो पंजाब बार एक फ़ंड जनरेट करे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हो या तहसील लेवल के ऊपर हो, और उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाए मंथली बेसिस के ऊपर। और फिर एक क्राइटेरिया हो कि जब नए वकला आएँ तो उनको चैम्बर्स के हवाले से फैसिलिटेट किया जाए, मेडिकल जो सहूलियात हैं उनके अंदर उनको फैसिलिटेट किया जाए, और स्कूल के अंदर ख़ास तौर पर उनके बच्चों के हवाले से जो फीसेस हैं उनके अंदर डिस्काउंट किया जाए। तो ये जब इतने इक़दाम आप करेंगे, और ये कोई मुश्किल नहीं है, ये आम एक थोड़ी सी आप स्ट्रगल कर ले डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर और पंजाब बार के लेवल के ऊपर, तो इसके ऊपर अमल दरामद आसानी से हो सकता है। ये तमाम चीज़ें आप फैसिलिटेट करेंगे तो ये जो एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है कि फ्यूचर के हवाले से वकला का क्या फ्यूचर होगा, तो ये क्लैरिटी आ जाएगी और लोग जो हैं वो इसके तरह इनकरेज होंगे और इस फील्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। अगर ये इकदाम नहीं करेंगे तो इसके वर्ष जो हैं वो रिज़ल्ट आएंगे जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर उसका आपके ज़िला को और फिर मुल्की लेवल पे इसका नुकसान हो सकता है। सर इन इकदामात के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कौन सी अथॉरिटी है, कौन सी ऐसी कमेटी है जो इनके ऊपर अमल दरामद करा सकती है? सर जो पंजाब बार कौंसल है उसके अंदर जो कमेटियाँ हैं, जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर कमेटियाँ हैं बड़ी फ़ाल किरदार अदा करती हैं कानून साजी के हवाले से, जी सर, हमारी पंजाब बार कौंसल के अंदर भी कमेटियाँ होती हैं जी, जो कि नौजवान वकला लायंस के हवाले से अलहदा कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी एक बोला जाता है, फाइनेंस की कमेटियाँ हैं, ये डिफरेंट कमेटीज़ हैं वहाँ पे बनी हुई हैं।
वहाँ से ये मशवरे दें और ये एक यूनानिमस वहाँ से ये पास करवाएं और गवर्नमेंट को सजेस्ट करें कि ये हमारे जो पंजाब बार के जो प्रैक्टिस रूल्स हैं उनके अंदर तरमीम तक का इनको अख्तियार है कि ये सजेस्ट कर सके गवर्नमेंट को। जी सर। फिर उसके बाद ज़िले लेवल के ऊपर हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है DBA के लेवल पे, जी जी, तो उनके पास सदर, सेक्रेटरी और नायब सदर और बाकी जो उसके अहदेदारान हैं वो बैठ के ज़िले इंतज़ामिया के साथ अच्छी नेगोशिएशन कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल्स और मेडिकल की फैसिलिटीज़ प्राइवेट हॉस्पिटल में उस तक की ये जो जी सर है। एक मिसाल इसके अंदर है कि पंजाब बार ने आज से 4-5 साल पहले शौकत खान लिबर्टीज़ के साथ MOU साइन किया। जी जी, तो उसके अंदर 15% जो है वो वकला को अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो उनके लिए कंसेशन है। तो ये इकदाम पंजाब बार काउंसिल ने किया। तो इस तरह के और जो इकदाम आते हैं वो किए जा सकते हैं और अल्टीमेट जो इसकी अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट बार की और सबसे ज़्यादा जो है वो पंजाब बार की है कि वो इसके अंदर ये अमल दरामद करवा सकते हैं। जी सर। सामीन मोहतरम, आज का हमारा टॉपिक ये था कि यंग लॉयर्स का मुस्तकबिल ख़तरे में क्यों, और हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत थी जनाब मोहतरम राना शेर अली भोन साहब, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जंग। इन्हीं अल्फाज के साथ आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। सुनते रहिए आवाज़ FM 105।